नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है बड़ी बहस का, जिसमें आज हम बात करेंगे बिहार की, या यूं कह लीजिए कि सीबीआई के जाल में फंसते लालू के लाल तेजस्वी यादव की। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार लैंड्स फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई के शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लैंड्स फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव तो पहले ही फंसी हुई थी, और अब उनके बड़े बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इसमें फंस गए हैं। इस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी है, और इस चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी यादव की तो आरोपी बना ही गया है, यानी कि इन दोनों को तो आरोपी बनाया ही गया है। ये आरोपी पहले से ही हैं। साथ ही इस बार तेजस्वी यादव का नाम भी इसमें आ गया है, और यह पहली बार ऐसा हुआ है जब चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। तो तेजस्वी यादव का नाम सामने आने के बाद किस तरीके से अब सीबीआई ने और ज्यादा इस जांच को रफ्तार देना शुरू कर दिया है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सीबीआई ने इस घोटाले में अब तेजस्वी यादव को आरोपी बनाते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। बात अगर लैंड्स फॉर जॉब घोटाले की करें तो यह कहा जाता है कि पहले कुछ लोगों को रेलवे में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और फिर उनके परिवार से जमीनें ली गई। कुछ जमीनों का सौदा नगद में हुआ तो कुछ गिफ्ट डीड के तौर पर ली गई। जमीनें मिलने के बाद उन लोगों को रेलवे में रेगुलर कर दिया गया, और यह सब हुआ 2004 से लेकर के 2009 के बीच। और यह वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। यह कहानी है लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले की। सीबीआई का आरोप है कि जो जमीनें ली गई थी वो राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के नाम पर ली गई थी। अब इसमें तेजस्वी यादव भी फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई का आरोप यह है कि तेजस्वी यादव के नाम पर भी करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव में ट्रांसफर किया गया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या चारा घोटाला के बाद लैंड्स फॉर जॉब घोटाला लालू परिवार के लिए काल बन रहा है। सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार क्या इस घोटाले पर चुप रहेंगे? और सवाल यह भी है कि 2024 लोकसभा से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, हम सभी जानते हैं, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह मामला बिहार में बीजेपी विरोधी गठबंधन को कमजोर करेगा? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। महाराष्ट्र में तख्ता पलट के बाद बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलों के बीच लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव का नाम सामने आया तो हिलने लगी डिप्टी सीएम की कुर्सी और शुरू हो गया वार पलटवार का सिलसिला। साथ ही धर्म संकट में पड़ गए सुशासन बाबू। करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सुशासन बाबू की अग्नि परीक्षा है कि वो भतीजे के पाले में खड़े होते हैं या फिर सुशासन की। क्योंकि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। सुशील मोदी तेजस्वी को बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि साल 2017 वाली स्थिति फिर से दोहराई जाएगी। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाते हैं? 2017 में महागठबंधन की सरकार थी, तब भी तेजस्वी के नाम के आगे डिप्टी सीएम लगता था। उस समय भी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू के परिवार पर जांच की आंच थी। इस घोटाले में तेजस्वी का भी नाम उछला, जिसके बाद नीतीश ने तेजस्वी को सफाई देने के लिए कहा था, लेकिन तेजस्वी के नो मीन्स नो कहने के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई थी। बहरहाल वो वक्त दूसरा था और ये वक्त दूसरा है। अब वक्त ही बताएगा कि सुशासन बाबू क्या फैसला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है, और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार, ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये पता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। और ये जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया हुआ है। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई।
टाइमिंग्स विपक्षी एकता को लेकर के निर्धारित की गई हैं। पहले कभी इस तरह का नहीं था कि इन जांच एजेंसियों का इस तरह से बेजा दुरुपयोग हो। तो ऐसा है कि जब केस होगा तो चार्जशीट फाइल नहीं होगी। अभी तो कुछ दिन पहले छाती पीट पीट के बोलते थे कि चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किया। अब चार्जशीट फाइल कर दी तो मोदी जी याद आ रहे हैं कि मोदी जी ने फंसवा दिया, भाजपा ने फंसवा दिया। ने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओ। रेलवे में नौकरी के बदले पैसा आप लो, नौकरी आप दो, गरीबों के पैसे ले लो, एविडेंस मिल जाता है, उसे कंपनी बना लो, 4 करोड़ का मकान को 4 लाख का बता दो। कॉन्क्रीट एविडेंस है भाई। पूरा एक बुकलेट जेडीयू ने रिलीज किया था, बीजेपी ने नहीं रिलीज किया था। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ललन सिंह ने दिया था मनमोहन सिंह को। तो सीधा सा फॉर्मूला अपनाया गया था, नौकरी लो जमीन दो, यानी कि जमीन दोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। और ऐसा पहली बार हुआ है जब सीबीआई ने अपनी इस चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव का नाम इसमें शामिल नहीं था, राबड़ी का नाम था, लालू प्रसाद यादव का भी नाम था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। और चार्जशीट में उनका नाम होने के बाद अब बिहार की सियासत में तूफान आ गया है। बीजेपी की ओर से लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि अब उनको कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए। और क्या नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाएंगे, इसको लेकर भी बीजेपी की ओर से तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चर्चा इसको लेकर भी करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता राहुल आनंद जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जेडीयू के महासचिव परिमल कुमार जी जुड़ गए, जो कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। इसके साथ ही आरजेडी की ओर से आरजेडी के नेता सैफ अली जी हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अविनाश सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह मसला है और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत जो है वो इस वक्त ऐसे घूम रही है, इस तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि 360 डिग्री घूम रही है। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। और सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में ऐसा कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, जैसा फैसला उन्होंने साल 2017 में लिया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ रही है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे राहुल आनंद जी, बीजेपी के नेता परिमल कुमार जी, प्रदेश महासचिव जेडीयू, इसके साथ ही सैफ अली जी जो कि आरजेडी के नेता हैं, और अविनाश सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले परिमल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या नीतीश कुमार से किसी तरह की कोई उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हालात जो हैं वो हुबहू 2017 जैसे पैदा हो रहे हैं, 2017 जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार 2023 में ऐसा कोई फैसला लेने के लिए तैयार हैं या ले सकते हैं? परिमल जी, परिमल जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? परिमल जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ठीक करते हैं इसको। सैफ अली जी आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? सैफ अली जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज जी। सैफ अली जी बहुत सुन रहा हूं मैं आपको। देखिए, अभी तक तो आप यही बात बोल रहे थे कि भाई अगर किसी तरह का कोई आरोप है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, आरोप पत्र दाखिल करे सीबीआई। अब तो वो काम भी कर दिया है और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है, चार्जशीट में उनका नाम है। अब क्या करेंगे आप? चार्जशीट पे नाम होने से कोई व्यक्ति सजा, उसको वो दोषी नहीं हो जाता है। अच्छा, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, ट्रायल होती है, मुद्दों को देखा जाता है और उससे जुड़े हुए गवाहों को भी देखा जाता है, फिर जाके के मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने बिना जांच पड़ताल के ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया, आप ये कह रहे हैं? आरोप को अगर आप दोष समझते हैं तो ये आपकी मैं कह ही नहीं रहा सर, मैं तो ये कह नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आरोप पत्र दाखिल होने से कुछ नहीं होता है और सीबीआई ने बिना जांच पड़ताल के ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया? और अगर ऐसा होता, चलिए आपकी बात पर भरोसा कर भी लेते हैं, तो जो ये दूसरी चार्जशीट है, आपको भी पता है, जो पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी सीबीआई की ओर से, उसमें नाम नहीं था तेजस्वी यादव का, लेकिन दूसरी में नाम है उनका। एक्चुअली ये करीब 2006 का केस है जी, जो करीब 2 बार इसके बाद इंक्वायरी हो चुकी है, इंक्वायरी को क्लोज कर दिया गया था 2 बार। लेकिन 2017 में शायद
इसको तूल इसके लिए दिया गया कि वो नीतीश कुमार के ऊपर एक छीटा एक ये उछाला जाए कि आपने जिसको डिप्टी सीएम बनाया है उसके ऊपर भी डाल। लेकिन आज से 17 साल पहले तेजस्वी जी की एज क्या रही होगी, अभी 32 साल उनकी एज है, 15 साल की एज में वो क्या कर सकता है। और जहां तक हेमा की बात आपने की, हेमा जी ने जो जमीन ली थी उसके बदले उन्होंने आरटीजीएस से पेमेंट किया है और इट इज कोइंसिडेंस कि उस घर के व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग गई। नहीं सैफ अली जी, मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है, कम से कम आपने ये नहीं कहा कि 15 साल उनकी उम्र थी उस वक्त 2006 में और उनकी मूछें भी नहीं आई थी। मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा था कि ये बात आप रिपीट ना कर दें फिर से, क्योंकि बहुत बोला गया था कि उस वक्त तो उनकी मूछें भी निकली थी और आप उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने इस बात का जिक्र नहीं किया सैफ अली जी। और एविडेंस, नया एविडेंस अभी तक सीबीआई ने इतने दिनों में नहीं ढूंढा अभी तक। सीबीआई पुरानी बातों को दोहरा रही है बार बार। 16-17 सालों में कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो अपने अगर कुछ किया भी होगा तो एविडेंस को अपने घर में, अपराधी आरोपी किसी एविडेंस को 17 साल तक अपने घर में छिपा के रख सकता है क्या। और जो भी आप बता रहे हेमा के बारे में, हेमा ने जो जमीन ली के बदले उन्होंने आरटीजीएस के थ्रू मनी ट्रांसफर किया था उनको। बट कुछ कोइंसिडेंस, इस परिवार में किसी व्यक्ति को नौकरी हो जाती है तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। जांच कई 2-2 बार होकर बंद होती। ठीक है, चले मैं आऊंगा। परमल जी आप सुन पा रहे हैं क्या? आप परमल जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए अभी भी नहीं आ रही आवाज, अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए बार बार वही बात रिपीट की जा रही है जो तमाम विपक्षी दल इससे पहले भी कहते रहे कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को, जानबूझकर उनके पीछे सीबीआई को लगाया जा रहा है, ईडी को लगाया जा रहा है, आईटी को लगाया जा रहा है, लेकिन दावों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की ओर से ही ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे, पहली बात। और दूसरा ये सर कि देखिए तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो 23 जून को जो पटना में रैली हुई है महागठबंधन की, वो जो मोर्चा बनाया जा रहा है, मतलब तमाम जो विपक्षी दल वहां पर बैठे 20 से 21 पार्टियों के, वो उससे आप डर गए और उसी की वजह से आप ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार महागठबंधन के ऊपर। देखिए अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और एनालिस्ट को और साथ में सम्मानित जनता को मैं नमस्कार करता हूँ और शब्दों के माध्यम से सम्मान और वंदन करता हूँ। अगर हम बात करें आज की की, तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज जो देश का जो विपक्ष है जिसके बारे में आपने पूछा, जो 23 जून को जो बैठक हुई थी तो उसके बारे में जो आपने मुझसे पूछा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का जो विपक्ष है वो नोकिया फोन की तरह आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि वो परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पाया और ना निकल पाएगा और ना वो देश को एक मजबूत राजनीतिक और एक मजबूत ताकत दे पाएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर सीबीआई, ईडी जिसकी चर्चाएं की जा रही हैं लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाकर कि आप डर गए, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर सीबीआई और ईडी से इतनी परेशानी है, अगर बीजेपी आप पे दबाव बना रही है, तो कोर्ट ने आपको जमानत क्यों दिया? कोर्ट ने आपके बेल को खारिज किया और बेल दिया आपको इसीलिए क्योंकि कोर्ट को भी पहले दृष्टया में आप आरोपित नजर आए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जितने विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये कहने के लिए कि ईडी और सीबीआई को रोक दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई घोटाला किया तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए क्या है, मोदी सरकार यानी कि 100% शुद्ध गारंटी देती है सरकार चलाने की, और जो भ्रष्टाचार, जो समाजवादी का जो चोला ओढ़े हैं, जो बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गारंटी दे रहे हैं, जो माननीय मोदी जी ने भी कहा। देखिए आरजेडी जमानत पे है, सोनिया गांधी, कांग्रेस के जो भी देख रेख करने वाले लोग हैं जो उनको पकड़ के चल रहे हैं वो भी जमानत पे हैं। आप ऐसे करके जितने भी विपक्ष के लोग आए थे वो सारे लोग जमानत पे हैं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं, लेकिन ये कहा जाता है ना, नहीं विपक्षी नेताओं की ओर से ये कहा जाता है राहुल आनंद जी कि आप ये बात तो कहते हैं कि फलाना जमानत पर है, फलाना जमानत पर है, ये जमानत पर है, वो जमानत पर है, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ है। ये भी आरोप लगाया जाता है, ये भी कहा जाता है कि कन्विक्शन तो नहीं हुआ है ना, मतलब आप सिर्फ आरोप लगा कर छोड़ देते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है अमित जी कि जब कोई जांच चलती है और कोई बड़े व्यक्ति के ऊपर जब कोई आंच आती है तो वो जांच को बारीकी से और फूक फूक कर की जाती है। और जो कुछ दिन पहले चिल्लाकर कह रहे थे कि अगर मैं आरोपित हूं तो मेरे ऊपर चार्जशीट करो। देखिए, बिहार की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो भ्रष्टाचार, बिहार की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो जंगल राज, बिहार की राजनीति की जो शुरुआत हुई थी वो साफ सुथरा छवि वाले लोगों को लेकर बिहार की दशा और दिशा को बदलकर आगे ले जाने की बात की गई थी। 3C पे बात की गई थी, यानी कि क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन पे। और आज जो सरकार चल रही है वो तीनों को साथ और तीनों के साथ लेकर चल रही है। यानी कि आपको मैं बता दूं, कल मीडिया की जो रिपोर्ट आई थी उसमें NIA के तरफ से और मीडिया में खास करके इस बात का कहा गया था कि बिहार अब आतंकवादियों के लिए सेफेस्ट गढ़ होता जा रहा है। ये तब हुआ जब महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर कदम रखी। और मैं आपको बताऊं कि जो आज तेजस्वी यादव जी पे या लालू परिवार पे जो भी आरोप लगे हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने स्वयं कहा कि जब ये संपत्ति मुझे मिली थी उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, यानी मुझे संपत्ति मिली थी, इस बात को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। और मैं दूसरी बात बताऊं कि जो आज ललन सिंह या नीतीश जी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारे डिटेल्स दिए थे। एक बजाते बुकलेट जारी किया था, जो सारे लोग या शिवानंद तिवारी हो जाए या फिर ललन सिंह जी हो जाए, ये सारे लोग आज उनके साथ हैं। आपको एक बात और मैं बता दूं जी कि जेडीयू की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है आरजेडी को लेकर, यानी कि वो भी चुप है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि उन्होंने जो गड्ढा खोना था वो गड्ढा में गिरने का समय आ गया है। और जो मैं आपको बात कह रहा था कि गारंटी जो जांच की गारंटी देने की बात कर रही है वो मोदी सरकार करे, यानी कि भाजपा कर रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी पे क्यों नहीं कोई आरोप लगे? पहली बात, क्योंकि वो हमारे विपक्ष में भी हैं। नीतीश कुमार के किसी मंत्री के ऊपर क्यों नहीं आरोप लगे? वो हमारे विपक्ष में है, क्योंकि इस प्रकार की घोटाला नहीं हुआ, इस प्रकार के बड़े घोटाले नहीं हुए। लेकिन जिन लोगों ने घोटाले किए आज सारे लोग हैं। मैं नीतीश कुमार जी के बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो मैं यही बताऊंगा कि 2005 में जब डिग्री घोटाला हुआ था तो उन्होंने मांझी से इस्तीफा ले लिया था। 2008 में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे रामानंद सिंह पे तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। 2011 में दंगा के केस पे जो आरोपी साबित हुए थे उनसे उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। 2015 में मंत्री अवधेश कुशवाहा से भी उन्होंने घूस कांड पे इस्तीफा ले लिया था। 2018 की बात करें तो बालिका गृह कांड में भी इस्तीफा मंजूर। नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हैं ये पूरी लिस्ट मेरे पास भी है, ये बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। इसीलिए तो ये सवाल हम कर रहे हैं, इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं। परिमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? परिमल जी, आप सुन पा रहे हैं? आप मैं सुन पा रहा हूं। हाँ परिमल जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तो जिसके ऊपर भी आरोप लगे इस्तीफा लेने वालों में से। अब आरोप तो तेजस्वी यादव के ऊपर भी लग रहा है, इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं कैबिनेट से? क्या मजबूरी है ऐसी आपकी? देखिए इनके बीजेपी की स्थिति क्या है ये सब है जी। कि बीजेपी ने जो झूठे वादे किए थे, जुमलेबाज की पार्टी है, इन्होंने जो झूठे वादे करके 2019 के चुनाव में बहुमत प्राप्त किया था। नहीं, तो प्रत्येक फ्रंट पर नहीं लेट मी कंप्लीट करेगा ना सर। ये सीबीआई सर चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की है, बीजेपी ने फाइल नहीं की है सर। सीधा जवाब दे रहा हूं परिमल जी, जो चार्जशीट दाखिल की है अदालत में वो सीबीआई ने की है, बीजेपी ने नहीं की है। बोलने देते हैं तो मत बुलाया करें। बोलिए आप पहले नहीं सर, काउंटर सवाल तो करूंगा मैं। अब बोलिए ना। देखिए 2019 में जो बीजेपी ने वादे किए थे सभी फ्रंट पर बीजेपी विफल साबित हुई। बीजेपी तानाशाह की सरकार है, बीजेपी को आस्था लोकतंत्र में नहीं है, संवैधानिक ढांचों को ये नष्ट करना चाहती है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ये डिस्ट्रॉय करना चाहती है और विफलता के साथ साथ ये आरएसएस के सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने का प्रयास करती है। अब इसके पास क्योंकि बीजेपी समझ रही है कि भारत की जनता के लोगों का विश्वास एक हो चुकी है, तो 2024 में ये कैसे सत्ता पर काबिज होंगे इसके लिए इनकी छटपटाहट है। तो इसके लिए एक और जहां ये सांप्रदायिक एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसे केंद्रीय संस्था का दुरुपयोग करके अपने विपक्षियों को, विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को फंसाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं इनकी मंशा। देखिए ईडी से संबंधित मामले के संदर्भ में जुलाई 2022 में गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट पेश किया था उसमें कहा गया था कि लगभग 5244 टोटल केस दर्ज किए गए थे, जिससे मात्र 22 व्यक्तियों को है ना चिन्हित किया गया। ये अभी से वास्तव में ये इंटेलिजेंस उस एक्टिविटी में मतलब कॉन्विक्शन रेट 0.005 था।
फिर आप देखें बीजेपी की प्रवृत्ति, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, एनसीआरबी जनता दल यूनाइटेड नहीं बनाती है, आरजेडी नहीं बनाती है, कांग्रेस नहीं बनाती है, एनसीआरबी की जो गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जो क्राइम इत्यादि पर। देखिए परमल जी, एक सवाल कर लूं मैं आपसे। परमल जी मेरी बात तो सुनिए ना। परमल जी क्या ये सच नहीं है? परमल जी क्या ये सच नहीं है? नहीं आप सुन तो लीजिए ना सर, अब सवाल सुनिए ना सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया सर, आप 1.5 मिनट से सर आप ही बोल रहे हैं। परमल जी मेरा सवाल, एक छोटा सा सवाल है उसके बाद आप बोलिए, मौका दे रहा हूँ आपको सर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि देश के अंदर अगर कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है सबसे पहले आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं? आप कहते हैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर किसी मामले में अब सीबीआई की ओर से चार्जशीट को फाइल किया जा रहा है, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, मतलब ये दोहरी नीति क्यों है आपको सीबीआई को लेकर? सीबीआई को लेकर आप लोगों की ये दोहरी नीति क्यों है? निश्चित रूप से देखिए जी, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार ही जीरो टॉलरेंस क्राइम कम्युनिज्म रहा है। हम लोग कभी न क्राइम का सपोर्ट करते हैं न करप्शन का सपोर्ट करते हैं, और कम्युनल एजेंसी को तो ये करप्शन का मामला है सर, बात पटक ले, हम लोग कभी लागू होने नहीं देंगे। बिहार में तो लागू होने का प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। फिर आप देखिए कि जैसे हमारे और हमारी जो आपत्ति है वो कहाँ है। देखिए हमारी आपत्ति ये नहीं है कि आप जो क्राइम या भ्रष्टाचार है उस पर उसको कर्ज नहीं करें, लेकिन बीजेपी जिस तरह केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग बस विपक्षों के लिए करती है। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि केंद्र के 42% मंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज है, बीजेपी के 116 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का मॉडल स्टेट माना जाता है वहाँ 112 एमएलए पर आपराधिक मामले दर्ज है। आपको उदाहरण दे दूं कि तेलंगाना के आदिलाबाद के जो बीजेपी के सांसद है उसमें 52 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें रेप, अपहरण, बलात्कार। परमल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, हाँ जल्दी से बीजेपी उन पर 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। उन पर सीबीआई का आरोप क्यों नहीं लगता, उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं करती? लेकिन बीजेपी इसका प्रयोग नहीं करती है। मैं उदाहरण बहुत अच्छा दे दूं, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि एनसीपी के लोगों पर लगभग 1700 करोड़ के घोटाले का आरोप है, और कुछ ही समय के बाद आपने देखा 2-3 रोज 4 रोज पहले अजीत पवार को उन्होंने है ना एनडीए का पार्ट बना लिया। यही तो इसकी जांच चेहरा, इसकी नैतिकता है। ये राजनीतिक शुचिता को कलंकित करने वाली पार्टी है, दूसरे की पार्टी है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है। इसको क्राइम से मतलब नहीं, करप्शन को कंट्रोल करने से मतलब नहीं है। अरे इन एजेंसियों का प्रयोग तो ये विपक्षियों को राजनीतिक इंसान के लिए करती है। यदि बीजेपी में हिम्मत है तो अपने 42% जो केंद्रीय मंत्री हैं उसके विरुद्ध सीबीआई जांच गठित करे। राइट 116 जो बीजेपी के सांसद है जो दागी है, जिस पर बलात्कार जैसे आपराधिक मामले दर्ज है, उस पर प्रोसेस स्टार्ट करे। हमारी आपत्ति नहीं परमल जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और तेजस्वी यादव के साथ भी पूरी तरीके से आप उनका बचाव भी करेंगे और उनके साथ खड़े हुए भी हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, यानी कि 2017 का जो जिक्र कर रहे हैं वो बेकार है, इसका जिक्र करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को पीएम बनना है, नीतीश कुमार को तो पीएम बनना है, और पीएम बनना है तो सबको यूं रखना ही पड़ेगा। आरजेडी भी उनकी मजबूरी है। पहले हमारी बात सुने, हमारे आदरणीय नेता आप ही की सुन रहा हूं की जो नीति है, जो विचारधारा है, हम लोग न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। कानून अपना काम करता है, लेकिन हम लोग की आपत्ति इस बात पर है कि जो तत्कालिक मामला है जमीन के बदले जो नौकरी देने की बात जो मामला है, 2 बार सीबीआई ने इसको जांच किया और उसको कुछ साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, ये ऑलमोस्ट ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे पास एक लिस्ट है सर, गठबंधन की सरकार बनी तो अविनाश जी, हाँ ठीक है परमल जी मैं आऊंगा आपके पास। परमल जी विकास के विरोधी है। अविनाश जी के पास एक बार भी नहीं गया सर, एक भी सवाल नहीं हुआ उनसे सर, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, समाज को बांटना। ठीक है अविनाश जी एक लिस्ट है मेरे हाथ में, कब किसका इस्तीफा लिया नीतीश कुमार ने उसकी लिस्ट है मेरे हाथ में, मैं आपको बता भी सकता हूं। डिग्री घोटाले में जीताराम मांझी का 2005 में, रामानंद सिंह का आरोप यह है कि थर्मल पावर स्टेशन में खराब क्वालिटी का सामान उन्होंने रखा, 2008 की बात कर रहा हूं। 2011 में रामाधार सिंह दंगा फैलाने का आरोप था। 2015 में अवधेश कुशवाहा, आरोप था घूस लेने का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। मंजू वर्मा, बालिका गृह में यौन शोषण का आरोप था। मेवालाल चौधरी 2020 भर्ती घोटाले का आरोप,
2022 में कार्तिक मास्टर अपहरण केस का आरोप था, इस्तीफा लिया गया था, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की कि वो तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं, उनको नहीं हटा पा रहे हैं? नमस्कार आपको जी। और सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। देखिए, पार्टी चाहे घोषित सजा याफ्ता कैदी की हो या अल्टू पलटू की हो, जी। पर प्रवक्ता सबके बड़े ज्ञानी हैं और प्रतिष्ठित है, इसलिए सबको नमस्कार। भाजपा के प्रवक्ता को भी नमस्कार। जी। देखिए, बिहार में जो है वो लालू यादव जो है वो एक तरह का एक कहानी है। आप हमारे समय में 90 के दशक में लोग ये पूछते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ने गए, यार लालू चारा खाया क्यों? लालू चारा खाया क्यों जब घर में रबड़ी थी? वो समझ नहीं पाते थे कि चारा घोटाला है क्या। बिहार की पहचान लालू यादव ने चारा घोटाले से जोड़ करके सारे बिहारियों के डीएनए को, मैं दोबारा कह रहा हूं, डीएनए को कलंकित किया है। ये माफी योग्य व्यक्ति नहीं है, ये सजा याफ्ता चोर है, ये माफी योग्य नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा 17 साल में कैसे कर गए? अरे सेकंड जनरेशन चोर है भाई। राजनीतिक विश्लेषक को आप बीजेपी के रूप से क्यों लाते हैं? और बोलने दीजिए ना परिमल जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला सर। नहीं, आधे घंटे अविनाश जी की मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि आधे घंटे उन्होंने आप सबकी बात सुनी है, किसी के बीच में नहीं बोला। अब उनकी बारी आ रही है तो आप बोल रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, जवाब आप दीजिएगा परिमल जी, जवाब देने का मौका दूंगा मैं। अभी उनको बात तो रखने दीजिए अपनी, अभी उनको अपनी बात रखने दीजिए सर, बोलने दीजिए ना उनको। ठीक है परिमल जी, आता हूँ मैं। अविनाश जी आप बोलिए, कंटिन्यू कर रहे थे। वो बताएगा 3000 से ऊपर 15 से 17 साल के लोग हीनस क्राइम में इन्वॉल्व है, वो उनको उसमें से देखता है। तो ये कहना कि 15 साल में 17 साल में मूछ नहीं आया था और बाल नहीं आया था सर पे तो हम चोर नहीं थे, ये सेकंड जनरेशन चोर है। वो भी हाई कोर्ट से ऑलरेडी जेल जा चुका है, ये सेकंड जनरेशन चोर है। ये तो 7 साल से चोरी कर रहा है, इसको सब मालूम है, पिताजी ने सिखाया है घर में। अब नंबर 3, जहां तक जदयू की बात है, मैं बहुत आपको व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मगर सार्वजनिक मंच पे जदयू आज टूटे या कल टूटे इस नौबत पे है। अब देखना यह है कि तोड़ता कौन है, वो ललन सिंह भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकता है। तो जदयू का टूटना तय है। परिमल कल को कहां पाया जाएगा वो हमें नहीं पता, पर जदयू का टूटना तय है। आधा आरजेडी में आओ, आधा बीजेपी में जाओ, और जो बचे जो जीरो है वो चले जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। जदयू के लिए नीतीश कुमार डेड वेट है, बिहार के लिए नीतीश कुमार डेड वेट है, आरजेडी के लिए नीतीश कुमार डेड वेट है। ना उनके पास वोट है ना उनके लेकिन आपको लग रहा है ना आप आपकी आवाज अच्छे से जा रही है, वो नहीं जा रही है सर। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो एक की आवाज दब रही है, एक की आवाज अच्छी आ रही है, तो इसलिए आपकी आवाज जब आई नहीं ढंग से तो जब मैं मौका दूं तब आप बोलना अपनी बारी में। जहां तक नीतीश अविनाश जी जल्दी से आप 15 सेकंड में कंप्लीट करिए सर। हाँ। सुशील जी ने कि अब हम उनको नहीं धोएंगे। क्या है उनकी पॉलिटिक्स? 17 से 22% की पॉलिटिक्स है उनकी वोट परसेंटेज की, नीतीश कुमार की। क्या है उनका आधार? कम से कम लालू यादव का जवाब ले लेते हैं आधार है, कम से कम भाजपा का 35 से 35% अब जवाब दीजिए। परिमल जी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार का आधार 17%। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। अविनाश जी मैं आऊंगा आपके पास, अविनाश जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, हाँ परिमल जी जवाब दीजिए। परिमल जी बोलिए आप। बीजेपी और हमारे राजनीतिक विश्लेषक को शायद फिल्म में भी सपना देखने की आदत हो गई है। इनको राजनीति की समझ बुझ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड की नीति, नियत और नेता और विचारधारा भारत के सबसे सशक्त पार्टियों में शामिल है। इसके टूटने का प्रश्न नहीं उठता। ये बीजेपी के एजेंट के रूप में ये राजनीतिक विश्लेषक बात कर रहे हैं। निश्चिंत रहे, जनता दल यूनाइटेड एकजुट है और वह राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करेगा, वो मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जिस तरह बीजेपी ने, लेकिन सर समय का कुछ नहीं पता परिमल जी, शिवसेना भी एकजुट थी, महाराष्ट्र में एनसीपी भी एकजुट थी, पता नहीं चला सर। 1 घंटे के अंदर सारा खेला हो गया। मैं यही कह रहा हूँ परिमल जी, कुछ नहीं पता होता, समय का कुछ नहीं पता। महाराष्ट्र में आप देखिए ना, महाराष्ट्र में कैसे खेला हुआ। नहीं, जिस आप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं सर, जिस पार्टी से आप संबंध रखते हैं परिमल जी, जिस पार्टी से आप संबंध रखते हैं उसके नेता माननीय नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं परिमल जी। नीतीश कुमार जी, उनको तो पलटू राम कहा जाता है।
उनको तो पलटू राम कहा जाता है सर। अरे आप वो कब किसके साथ कैसे चले जाए सबको पता है जी। देखिए मैं बता रहा हूँ, भारत के मीडिया कर्मियों की मजबूरी है अभी नहीं भाई, राजनीति में इस वक्त जो उनके लिए जो शब्द चलन में, मैं तो वो बोल रहा हूँ सर। आप बीजेपी की भाषा बोलते हैं, आप तो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, आपको फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, आपको तो स्वतंत्र बात करना चाहिए सर। मैं तो निष्पक्ष हूँ, मैं तो आपको नहीं जो राजनीतिक गलियारों में जो शब्द का इस्तेमाल नीतीश कुमार के लिए आजकल किया जा रहा है, मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप पर दबाव है, मेरे ऊपर किसका क्या दबाव है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा सर। आप जवाब दीजिए जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ उसका। इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्थिति भी रवीश कुमार वाली हो जाएगी। चलिए ठीक है सैफ अली जी आप बोलिए, सैफ अली जी आप बोलिए। ठीक है अविनाश जी आऊंगा आपके पास, अविनाश जी आऊंगा आपके पास, परमल जी आ रहा हूँ मैं, ठीक है मैं लौटूंगा आप दोनों के पास आऊंगा मैं। हाँ सैफ अली जी आप बोलिए, सैफ अली जी आप बोलिए। आप कह रहे थे हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को फेकू पलटू राम कहा जाता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी तो फेकू चंद कहा जाता है, राहुल गांधी को भी जो उनके विरोधी वो पप्पू कहते हैं। किसी का कोई सरनेम रख देने से वो ऐसा नहीं हो जाता। नीतीश कुमार जी ने नहीं सैफ अली जी नहीं, राहुल गांधी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल आपने किया, राहुल गांधी के लिए जिस शब्द का नहीं राहुल गांधी के लिए जिस साजिश करने के मेरी बात सुनिए ना सैफ अली जी, इसका मतलब आप मानते हैं कि राहुल गांधी वो हैं जो आप उनके लिए अभी बोल रहे थे? सैफ अली जी राहुल गांधी के लिए आपने जो अभी बात कही, मैं नहीं बोल रहा अपने मुंह से, उनके लिए उनके विरोधी कहते हैं भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप मानते हैं क्या वो हैं ऐसा, वो हैं क्या? नहीं वो ऐसे कुछ नहीं है, वो तो पॉपुलर इतने 12% वोट पिछले लोकसभा में उनको आया था, और नेक्स्ट टाइम अभी सारी 17 पार्टियां यूनाइट और उनके पास 35% वोट है पूरे देश का। चलिए समय नहीं बचा मेरे पास। राहुल आनंद जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी। राहुल आनंद जी आप बोलिए, राहुल आनंद जी आप भी बोलिए, हाँ जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। अमित जी देखिए क्या है, अमित जी देखिए क्या है, जवाब उसी बात का दीजिए जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप लोग डर गए। जो विपक्षी एकता है ना, जो विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है, आप उससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसीलिए आपने तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश की है। ये आरोप है आपके ऊपर सीधा। मैं एक लाइन में अगर इसको खत्म करूं तो मैं यही कहूंगा कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं प्रधानमंत्री की रेस में अपना सब कुछ हार गया। ये आज की विपक्ष की राजनीति का एक एजेंडा है, ये जो नीतीश कुमार जी पे बिल्कुल फिट बैठता है। नीतीश कुमार जी अब ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि वो ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। आज हरिवंश राय, ठीक है जल्दी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं सर, समय नहीं बचा मेरे पास। अविनाश जी जल्दी से 10 सेकंड में अविनाश जी जल्दी से। बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में, सुनिए ध्यान से, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में। इस देश की पॉलिटिक्स ने अब नेशनल पॉलिटिक्स सीख लिया है। पटेल ने कहा कि 200 सीट कम से कम चाहिए एक बड़ा गठबंधन बनने के लिए, किसी को 200 सीट नहीं आ रहा है भाजपा के अलावा। ठीक है सैफ अली जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी, सैफ अली जी। सब देश की राजनीति करेगा। ठीक है अविनाश जी समय नहीं मेरे पास, हाँ जल्दी से सैफ अली जी। हाँ ये आपने दो घोटाले एक साथ बता दिए। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो चारा घोटाले के बारे में भी उन्होंने बताया, तो करीब 1977 से वो चारा घोटाला हो रहा था इस देश के अंदर, और वो 1996 में लालू प्रसाद यादव ने ही 40 या 42 केस किए थे। 1-2 केस में उनको एक्यूज बनाया गया इसके लिए कि साजिश करता लोगों ने कहा वो साजिश। परमल जी क्या आप ये कह रहे हैं, आपकी बातों का अगर आपकी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो क्या आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर सीबीआई की ओर से जो कुछ भी आरोप लगाए जाए, चाहे चार्जशीट में उनका नाम है, कुछ भी हो, लेकिन सरकार पर, महागठबंधन पर बिहार में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे? परमल जी बतला दूं जी, कि बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि भारत के लोगों का विश्वास खो चुकी है। अब इनके पास क्या हक करना है, तो ये कभी धार्मिक आधार पर नहीं, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं तो भारत के लोग ही तय करेंगे सर। ये आप ना आप तय कर सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं, ना कोई और तय कर सकता है। ये भारत के लोग ही तय करेंगे कि वो किसको पावर में रखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, परमल जी आपका, सैफ अली जी आपका, इसके साथ ही अविनाश जी आपका भी बहुत धन्यवाद एक बार फिर से चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में बिहार की जो राजनीति है वो किस ओर करवट लेती है, इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार 2017 जैसा कोई बोल्ड फैसला ले सकते हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देखते हैं, और अगर उनको पीएम बनना है
तो उनको आरजेडी का साथ भी चाहिए होगा। ऐसे में आरजेडी से इस वक्त क्या ऐसी कोई दुश्मनी वो मोल लेना चाहेंगे? क्या तेजस्वी यादव को कैबिनेट से वो बाहर का रास्ता दिखा पाएंगे? क्या उसकी जहमत वो उठा पाएंगे? क्या नीतीश कुमार क्या उनका इस्तीफा ले पाएंगे? क्या उप मुख्यमंत्री पद से उनको हटा पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो सियासी गलियारों में इस वक्त बहुत ज्यादा तैर रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार की जो राजनीति है क्या आने वाले समय में बदलने वाली है? 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।